दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन मास्टरी सीरीज का ये पांचवा वीडियो है। और आज इस पांचवे वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ शेयर करने वाला हूं। अभी तक हमने चार वीडियो में डिस्कस किया किस तरह से हमें किन चीजों का एडिशन करना है, किसका डिलीशन करना है, क्या चीज एडवांस लेवल पे लेके जानी है, किस किस चीज का ध्यान रखना है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन में मैंने प्रयास किया, जितना ज्यादा मैं अच्छा कर पाया, बेहतर कर पाया, वो सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। और स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं आपसे अपने अनुभव के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से इस शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन में मास्टरी की जा सकती है। और आई होप कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और अगर आपने लाइक कर दिया वीडियो को तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं अब अगर अपनी बात करूं तो 2013 में मैंने सबसे पहले अपने जीवन का एक जो लीगल डिक्टेशन वाला एग्जाम दिया था। और वो एग्जाम था ATWPM एग्जाम था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और तब क्या होता था, तब जो डिक्टेशन है वो मैनुअल बोली जाती थी, डिक्टेशन स्पीकर्स पे नहीं बोली जाती थी। जैसा कि आज जो समय है, हर डिक्टेशन हर डिपार्टमेंट की, हर कोर्ट की आपको स्पीकर पे बोली जाती है। उस टाइम पे डिक्टेशन मैनुअल थी, और डिक्टेशन भी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज थोड़ा सा जैसा माहौल में आप सरवाइव कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे डिक्टेशन बहुत अच्छी थी। तो 2013 में उस एग्जाम की जब मैंने तैयारी शुरू की थी, लगभग उससे एक आध साल पहले मान सकते हैं, जब क्योंकि उससे पहले तो जनरल डिक्टेशन की तैयारी करके कोई डिपार्टमेंट की जो जॉब मैंने लेनी थी वो ले ली थी। फिर कोर्ट की तैयारी शुरू की 2012 में। और 2012 से 13 में जब सिलेक्शन मिला, और वो सिलेक्शन था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जहां पे मुझे अपना होम टाउन की डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे आने का मौका मिला, और पूरे हरियाणा की 4th रैंक मुझे अचीव करने का मौका मिला। और उससे पहले मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रैंक आया, और क्या क्या गलतियां हुई जिसको कंपनसेट करते हुए मैं आगे बढ़ा, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जब तैयारी शुरू की थी तो ये मान लीजिए लीगल वर्ड का एक एक भी वर्ड मैं फेमिलियर नहीं था लीगल डिक्टेशन का। और जब मैंने तैयारी शुरू की, ना मेरी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड उतनी अच्छी थी, ना ही मुझे लीगल डिक्टेशन के वर्ड्स का कोई ज्ञान था। मैंने शुरुआत की अपनी वोकैबलरी बढ़ाने की, यानी कि जितने लीगल डिक्टेशंस थी उसकी जो वोकैबलरी, मतलब उसके जो लीगल वर्ड्स थे, उससे मैंने ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर होने का प्रयास शुरू किया। और वो प्रयास मैंने शुरू किया लीगल जजमेंट्स को रीड करके। उसको मैंने बार बार रीड करना डेली बेसिस पे 1 आवर, इससे भी ज्यादा जितना भी समय लगता था उतने मैं इसके लिए प्रैक्टिस करता था उसको, उसकी आउटलाइन, उसकी स्पेलिंग्स, नए नए वर्ड्स, डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा लीगल वर्ड्स को अभ्यास करने की कोशिश। मतलब ये नहीं कि जजमेंट्स को प्रैक्टिस करना, मैंने वो नहीं किया। आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो अपनी बात बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने उन वर्ड्स की प्रैक्टिस की, मैंने उन वर्ड्स की स्पेलिंग को अच्छे से मेमोराइज किया, और समझा स्पेलिंग कैसे याद की जाती है। और धीरे धीरे जब मुझे लीगल वर्ड से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैंने फिर काम किया अपने ट्रांसक्रिप्शन पे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा वीक थी, ट्रांसक्रिप्शन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने लगभग लगभग 2000 से 2500, यानी कि 2500 वर्ड लगभग डेली ट्रांसक्रिप्शन किए। डेली बेसिस पे मैंने कभी काउंट नहीं किया, लगभग 4-5 डिक्टेशन में लेके बैठता था लिखने के बाद। और उन 4-5 डिक्टेशन को, जैसे कि आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक डिक्टेशन आप टाइप करिए, उसको चेक करिए, फिर जो भी आप थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा दूसरी जो ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं मतलब थोड़ा सा अपनी अपनी तैयारी का थोड़ा सा रहता है कि आप थोड़ा सा अलग तरीके से चलने का प्रयास करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, रफ एंड टफ तरीके से और थोड़ा कॉन्फिडेंट होके। क्योंकि मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, सबसे पहला स्टेप कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आते हैं फिर उस बात पे, जब 2500 वर्ड्स मैंने डेली बेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू किया, तो जिन वर्ड से मैं फेमिलियर हो चुका था, सबसे पहले तो देखिए अच्छा लिखना होता है, और अच्छा लिखने के लिए मैंने लीगल डिक्टेशन की थोड़ा सा मास्टरी की, अंडरस्टैंडिंग की। उसके बाद दूसरा काम होता है उसको टाइप करना। फिर ट्रांसक्रिप्शन में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। 2500 वर्ड जब मैं उसको ट्रांसक्रिप्शन करता था, तो मैं डेली बेसिस पे चेक करता था कि आज कितने नए वर्ड आए, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या गलतियां हुई। और उसके बाद करते 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 जब एग्जाम आया, लगातार लगभग ये 1 साल का प्रोसेस, लगभग लगभग
चला। और इस दौरान मैंने कभी भी अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा एनहांस करने की कोशिश नहीं की। 80 WPM था तो लगभग 100 तक मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया। और जब 80 WPM पे सिलेक्शन हो गया, फिर जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 100 WPM और एक जजमेंट राइटर का 120 WPM का एग्जाम था, तब मैंने अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए। वो स्टेप क्या था कि मैंने लगभग 4-4 5-5 घंटे डेली बेसिस पे जजमेंट्स को रीड करके उसमें से जो ज्वाइनिंग्स थी उस ज्वाइनिंग्स को निकालना और उसकी प्रैक्टिस करना। डेली बेसिस पे कम से कम 16-17 पेज रजिस्टर के प्रैक्टिस करना, वो भी वो जो बार बार रिपीटिशन होता था जिन भी वर्ड्स का ज्वाइनिंग के रूप में। तो उससे क्या हुआ, जो स्पीड 100 थी वो लगभग 130-140 तक चली गई। और फिर डेली बेसिस पे डिक्टेशन को लगभग 120 लिखना, 130 लिखना, 110 लिखना और 140 तक उसको अच्छे से टच करके उसको पढ़ने का प्रयास करना। क्योंकि हम बहुत बार गलती करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हम नहीं करते हैं लेकिन उसको रीड आउट भी नहीं करते हैं। जो डिक्टेशन हम बहुत ज्यादा स्पीड पे लिख लेते हैं और हमें लगता है कि इसमें 5-10 वर्ड रह गए, लेकिन उसको रीड आउट करना जरूर चाहिए। कोशिश करें ट्रांसक्रिप्शन करें जो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्पीड की कर सकें, नहीं तो आप उसको रीड आउट तो एटलीस्ट करिए। तो मैंने उसको रीड आउट किया तो स्पीड मतलब 120 तो बहुत ही बेस्ट हो गई थी, बहुत बढ़िया लिखी जाने लगी थी। तो फिर 100 WPM का सीनियर स्केल का एग्जाम क्लियर किया 2015 में, हाँ 15 में। तो फिर ये मास्टरी बढ़ते 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 और लीगल डिक्टेशन में इतनी मास्टरी हो गई कि अभी अगर लीगल डिक्टेशन की प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक नहीं होती, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जितना ज्यादा समय आपके साथ बिताया जाए गाइडेंस में वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, तो डिक्टेशन लिखने का समय नहीं होता है। लेकिन जब भी लिखने का प्रयास करते हैं तो 100 WPM इट इज एन इजी टास्क। नाउ इट इज एन इजी टास्क आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी आवर्स। जब हमने बहुत सारा समय किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी में हमने निकाल दिया, तो डेफिनेटली हम उसमें बहुत अच्छा करते हैं। तो हम जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा लेके आइए, क्योंकि जो देखिए जो व्यक्ति सोच सकता है ना वही कर सकता है। अगर आप सोच नहीं सकते ना कि मैं 120 WPM कर सकता हूं, मैं 140 तक बहुत बढ़िया लिख सकता हूं, क्योंकि पहला अगर हम कहें ना, जैसे बहुत बार हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि ताजमहल पहले कहाँ बना, तो कोई कहता है कागजों में, कोई कहता है दिमाग में। तो ये चीज कहीं ना कहीं पहले विजुअलाइजेशन और फिर उसका पिक्चराइजेशन और फिर उसको कहीं ना कहीं किसी चीज पे उतार के फिर उस पे काम शुरू होता है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं उसकी सोच डेवलप हो जाती है। तो ऐसी ही सोच अगर हम अपने अपने अंदर डेवलप करें कि हमें कितनी स्पीड पे लिखना है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, कितनी हमें अच्छी डिक्टेशन लिखनी है, कितना अच्छा उसको ट्रांसक्राइब करना है। तो इस तरह के कुछ अनुभव रहे। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी मौका मिला कि डिक्टेशन मतलब लिखी और इतने बढ़िया तरीके से कि ऐसे लगा कि मतलब बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही इजी मेथड से वो लिखी गई। बहुत बार ऐसा भी होता था उससे पहले कि 80 WPM लिखना एक बहुत बड़ा टास्क लगता था, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है इसको करते 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 इतना बढ़िया लिखा जाने लगा। तो यही चीज मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, ताकि आप अपनी सोच ऐसी बनाएं कि कोई भी आपका एग्जाम हो। अभी तो हम लीगल डिक्टेशन मास्टरी सीरीज की बात कर रहे हैं, और जब हम जनरल डिक्टेशन की मास्टरी सीरीज इसके बाद बनाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार जो जनरल डिक्टेशन का एग्जाम है, 2 बार जिसमें मैंने जॉब ली है, तो वो भी मैं आपसे, फिर वो अनुभव भी मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे लीगल डिक्टेशन मास्टरी सीरीज का। और मुझे अच्छे से याद है कि जब हाई कोर्ट में जो मैंने 120 WPM का एग्जाम दिया था, तब मतलब थोड़ा सा ये मान ले कि 80 WPM से 100 से थोड़ा और आगे आ चुका था, तब वो 120 WPM का एग्जाम आ गया था। तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 100 WPM का हो गया था। लेकिन उसको जब 100 वाला 120 वाले के बाद में आया था, तो तब मेरी स्पीड उतनी नहीं थी। लेकिन जब 100 का आया तब मेरी स्पीड 130-140, यानी कि वो एग्जाम अगर दोबारा बाद में और देने का मौका मिलता या कभी देते तो फिर वो डेफिनेटली क्लियर हो जाता। तो ये है कि लगातार प्रयास करने से, और जो भी एक तो सबसे पहले आप अपने अंदर जो भी आपको चीज लगती है ना कि मैं किस वे से तैयारी कर रहा हूं, मैं कितना बढ़िया कर पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये पार्ट पे कमी लग रही है,
उस पार्ट को अच्छे से पकड़ के अगर हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर वो भाव लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर देखिए मैं सोच ही नहीं पाऊंगा कि मैं 140 लिख सकता हूं तो मैं कभी लिखने का प्रयास ही नहीं करूंगा, और प्रयास नहीं करूंगा तो मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। विफलता तो देखिए सबके आड़े आती है, हर्डल्स तो लाइफ में आएंगी, जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी ना किसी रूप में हर्डल्स जरूर आएंगी। लेकिन अगर आपने उन चीजों को पार करते हुए अपनी सफलता के लिए काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपको आपकी जो मंजिल है वो मिलेगी। तो आप प्रयास करें, इस मास्टरी सीरीज के पिछले 4 वीडियो को देखें, और आज जो मैंने आपसे अपना अनुभव शेयर किया है उसको भी काम में लेके आइए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुआ करते थे कि हम डेली बेसिस पे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, आज कहीं एक पोस्ट निकली है, कहीं 2 पोस्ट निकली है, हम डेली बेसिस पे भागते रहते थे कि जब जिस वीकेंड पे कोई एग्जाम, तब तो हम टाइपराइटर उठा उठा के भागा करते थे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम है जी, टाइपराइटर लेके आओ, अपना टाइपराइटर लेके आओ। 2-2,500 रुपए का एक रेमिंगटन का टाइपराइटर परचेज किया और ले लेके उसको कंधे पे यहाँ से जा रहे हैं, ऑटो में रख रहे हैं, फिर बस में रख रहे हैं, फिर बस से उतर रहे हैं, फिर वहां डिपार्टमेंट पे के लिए फिर ऑटो या कोई भी जो साधन कर रहे हैं, फिर उसको वापस लेके आ रहे हैं। तो आज की डेट में आपके पास थोड़े चैलेंजेस अलग तरह के हैं, लेकिन उस तरह की आपके साथ वो कठिनाइयां नहीं है जो कठिनाइयां पहले होती थी। और बस सिर्फ हमारे को एक एडवांटेज जरूर मिला है कि हमें जो डिक्टेशन होती थी, और सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूं कि वही है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि हमें, एक बारी की बात है, लगभग 300-400 किलोमीटर जाना पड़ा एक एग्जाम देने के लिए, 2 पोस्टें थी कोर्ट की। और तब एग्जाम कैसे होता था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पावर थी अपने उसकी डिवीजन का एग्जाम लेने की, 2 पोस्टें होती थी, तो वहां 500 कैंडिडेट आ रहे हैं, किसी और डिवीजन का हुआ वहां 400-500 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इस रोटेशन, और सब अपने टाइपराइटर लेके आ रहे हैं, सबको टाइपराइटर ले लेके भागना पड़ता था। तो उस टाइम वो टाइम अलग था, आज से कुछ साल पहले। आज समय अलग है, आज टेक्नोलॉजी है। हमारे पास क्या था, हमें डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे पास तो मोबाइल फोन भी सिंपल कीपैड वाला होता था, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग बार बार लिखने का वो साधन नहीं था। हम तो डिपेंड थे कि ऑफलाइन क्लास में जाएंगे, 1-1.5 घंटा लिखेंगे और वही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा हम जो 4-5 घंटे मेहनत करेंगे वो हमारी मेहनत है। लेकिन आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, आज हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स हैं, इतना कुछ है कि हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स हो गया। रिवर्स क्या हो गया, हमारे टाइम में कीपैड वाले फोन हुआ करते थे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि शॉर्ट हैंड किससे चलता है कि कितना हम कंसंट्रेट होके लिख पाते हैं। और आज उल्टी दिशा में जा रही हैं चीजें, जितना हम फोन से और इन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, उतना हम अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। तो जब हम शॉर्ट हैंड की तैयारी करें तो कोशिश करिए कि इसको थोड़ा सा, इस यंत्र को अच्छे से उपयोग में लाने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा हम इससे चिपके ना रहें, जितनी जरूरत हो इसका उतना ही इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली ये सारी चीजों को जब आप कंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बन पाएंगे। और आज कोई, मैं सोच के नहीं आया क्या बोलना हो सकता है, मैंने बोलते टाइम कुछ चीजें रिपीट कर दी हूँ, और जो मन में आया मैंने आपसे दिल से बात की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।